अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री के पोर्शन पर। बच्चों, कल हमने डिफरेंट टाइप्स की इंथैल्पीज़ देख ली थी और आज हमारा शॉर्ट लेक्चर होगा। और इंथैल्पीज़ के ऊपर एक इंथैल्पी थोड़ी सी रह गई थी, उसको हम बताएंगे। उसकी एक इम्पॉर्टेंस भी है, तो उसको एक अलग लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, बॉन्ड एनर्जी। इस टर्म से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दोनों एनर्जी क्या है? सेम है। बॉन्ड एनर्जी कह दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह दो, तो आम कॉन्सेप्ट यही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ और फिर इसकी सिग्निफिकेंस बताऊँगा कि इसको मैं इंथैल्पी में कैसे यूज़ करूँगा। बच्चों, आपके पास फॉर एग्जांपल H2O का मॉलिक्यूल, H2O में बेटा दो बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या नाम दे रहा हूँ मैं बेटा? मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। अब मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि बेटा H2O के अंदर ये जो बॉन्ड है, अगर आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो ये बॉन्ड किसके दरमियान तोड़ा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। बॉन्ड टूट गया, बचा क्या? अब दूसरा बॉन्ड तोड़ लो और दूसरा बॉन्ड भी किसके दरमियान तोड़ लो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। ये वाली एनर्जी भी कौन सी एनर्जी है बेटा? अगर इसको तोड़ दिया तो ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। क्या जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ होगी, क्या वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ होगी? क्योंकि ये दोनों एटम कैसे सेम है। OH का बॉन्ड, OH का बॉन्ड। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ होगी, क्या वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ होगी? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? हालांकि दोनों बॉन्ड एक जैसे, लेकिन बच्चों अगर आपके जहन में हो तो ये इस वक्त क्या बन गया होगा? OH नेगेटिव। तो सेकंड वाला जो बॉन्ड होगा वो बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा जो पहला बॉन्ड टूटने के बाद, ये बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा जैसा पहला बॉन्ड टूटने से पहले था। तो ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू, इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू हो सकता है इसकी सेकंड वाली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि सेकंड वाले के बॉन्ड एनर्जी क्या हो? कम हो। ये डिपेंड करेगा कि बनने वाली जो स्पीशी है, ये जो रेडिकल बना है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। बच्चों, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो चुकी होगी, अगर कम स्टेबल होगा तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो चुकी होगी। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ये वाली, जब आप किसी स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ रहे होते हैं और उससे क्या बना रहे होते हैं आप? गैसियस एटम बना रहे होते हैं। तो अब इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर मैं CH4 के मॉलिक्यूल की बात करूं तो आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड किसके दरमियान तोड़ा है? कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। ये वाला बॉन्ड भी किसके दरमियान तोड़ा है? कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। तो क्या ये वाली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ये वाली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बराबर होंगी या नहीं? तो ये बराबर नहीं होंगी। इसी तरह से आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड, इसकी एनर्जी को अगर मैं E1 कह दूँ, इसकी एनर्जी को E2 कह दूँ, इसकी एनर्जी, इन सब की कौन सी वाली एनर्जी डिफरेंट निकलेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू इन सब के लिए मुख्तलिफ निकलेगी। क्योंकि जब आप एक बॉन्ड तोड़ चुके होंगे तो बेटा मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं रहेगा, अब वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, उसकी नेचर चेंज हो चुकी हो। तो बॉन्ड डिसोसिएशन की वैल्यू
इन चारों के लिए क्या होगी, अलग अलग। अब रह गई बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या है, किसी मॉलिक्यूल में किसी स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जब वो मॉलिक्यूल कौन सी हालत में हो बेटा, 1 मोल। 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल को में कोई स्पेसिफिक बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन तो मैं बारी बारी हर एक बॉन्ड को अलग अलग कर तोड़ रहा हूँ। अब व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या है बेटा, अगर इसकी एनर्जी को मैं E1 कह लूँ, इसकी एनर्जी को मैं E2 कह लूँ, तो अब मैं अगर इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज जो निकलेगा, ये वाली जो एनर्जी है बच्चों, इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। अब मेरी बात तवज्जो से और कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह से सुन लेना। बताओ इन दोनों बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम है या अलग है, अलग है। अब अगर मैं पूछूं बताओ बेटा इन दोनों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम है या अलग है, तो याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी एक एवरेज वैल्यू है। जो एवरेज वैल्यू इसके लिए होगी वही इसके लिए होगी। तो इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू एक्चुअली एक एवरेज वैल्यू होती है, इसलिए इन दोनों के बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरह से बेटा अगर CH4 की मैं बात करूं, तो अगर मैं इसके 4 बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग है। अगर आपको बच्चों बॉन्ड एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डिवाइडेड बाय 4। बॉन्ड एनर्जी इन चारों का एवरेज निकलेगी। चूंकि इन चारों का एवरेज निकलेगी, इसलिए इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम रहेगी। बॉन्ड एनर्जी क्या है, आप मॉलिक्यूल कितना लोगे बेटा, 1 मोल। कैसा मॉलिक्यूल लोगे, गैसियस मॉलिक्यूल। क्या तोड़ रहे होगे इसमें, बॉन्ड ब्रेक कर रहे होगे। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी, एवरेज एनर्जी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इस एवरेज एनर्जी देने के बाद आपको जो एटम मिलेंगे वो भी गैसियस एटम मिलेंगे। देखो जिन चीज़ों में मैं फोकस कर रहा हूं ना, उन चीज़ों को अच्छी तरह से सुनो। मॉलिक्यूल कैसा लिया है, गैसियस मॉलिक्यूल। एटम जो बने वो कैसे बने, गैसियस एटम बने। ये जो एनर्जी का एवरेज है, अच्छा अब हमने इस्तेमाल कौन सी करी, इसे मैं तुम्हें बता रहा था। क्योंकि हम आमतौर पर बच्चे इन दोनों को हमेशा एक ही समझते रहते हैं, इन दोनों में थ्योरेटिकल डिफरेंस मौजूद है। एक्सपेरिमेंटली हम बॉन्ड डिसोसिएशन की वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करेंगे। हम जो यूज़ करते हैं वो बच्चों कौन सी एनर्जी को यूज़ करते हैं, बॉन्ड एनर्जी, जिसे हम प्यार से बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक शुरू कर दिया। तो कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्रू बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्रू बॉन्ड एंथैल्पी। अगर आपको बच्चों किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज पता हो, तो आप उस रिएक्शन के हीट ऑफ फॉर्मेशन या जिस किस्म की एंथैल्पी भी, जिस तरह का वो रिएक्शन हो रहा है, आप उस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी, कंबस्टन का रिएक्शन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अच्छा निकालेंगे कैसे सर, फार्मूला क्या है, फार्मूला बता देता हूँ आपको जी। डेल्टा H का फार्मूला होगा स्टैंडर्ड का, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स।
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने बॉन्ड है, अगर उनकी मुझे बॉन्ड एनर्जी पता है। फॉर एग्जांपल, एक बिल्कुल आसान सी एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ बेटा, HH आपको फॉर एग्जांपल और आपको OH, चलें इसके लिए वैल्यू दे दी 10 किलो जूल पर मोल। मैं ऐसी फर्जी वैल्यू ले रहा हूँ, इसके लिए दे दी 20 किलो जूल पर मोल, इसके लिए दे दी आपको 25 किलो जूल पर मोल। आपसे कहा गया, आपको ये वैल्यूज़ गिवन है और आपसे कहा गया बच्चों इस रिएक्शन के लिए आप देखिए मैंने गैसेस लिखा है, लिक्विड नहीं लिखा है। मैं इसीलिए गैसियस पे जोर दे रहा हूँ। अगर लिक्विड बनेगा तो कहानी ख़राब हो जाएगी, कुछ और कहानी होगी, वो कुछ और करना पड़ेगा, वो कुछ और क्या करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये काम करना है कि रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज़ देखनी है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबसे पहले आप डेल्टा H का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, ये डेल्टा H क्या कहलाएगा, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बेटा कितने बॉन्ड, 10 प्लस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान, अच्छा बाज़ दफ़ा वो O का बॉन्ड दे देता है, तो बेटा इससे भी मुराद ये नहीं इसने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जो भी बॉन्ड बन रहा है उसकी एनर्जी दे दी। इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं, आपने ये फनकारी नहीं करनी कि ऑक्सीजन में तो 2 बॉन्ड होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको जो एनर्जी देगा वो अगर डबल बॉन्ड के लिए दे दी, सिंगल बॉन्ड के लिए भी देता तो एक्चुअली वो बॉन्ड पूरा ही तोड़ रहा है और वो एक एवरेज वैल्यू दे देता है, तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक यहाँ कोई नंबर नहीं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा नंबर लगा हुआ है, 2 हाफ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान कितना है बेटा, 2। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी कैलकुलेशन हो गई। अब H2O में बेटा, H2O में देखो तो OH के दरमियान कितने बॉन्ड मौजूद हैं, 2। एक OH का बॉन्ड ये रहा, एक OH का बॉन्ड ये रहा, तो प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। OH की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, 25। ये बेटा किसकी कैलकुलेशन होगा, 10 प्लस 10 माइनस 50, 20 माइनस 50 कितना आ गया जवाब बेटा, -30। रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने फर्जी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया इसको। ये जो वैल्यूज दी हुई है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं है, बल्कि आप यूँ समझ लो, बल्कि एक और कॉन्सेप्ट ले लो, डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वही बॉन्ड एनर्जी होगी। क्यों, डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वही बॉन्ड एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग ही एक जगह पर है, 2 ही एटम है ना, उनके दरमियान या तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है या डबल बॉन्ड बन रहा है, एक्चुअली वो बॉन्ड तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं है जैसे H2O में 2 अलग, ये 2 अलग अलग बॉन्ड है, ठीक है ना। तो चूंकि बॉन्ड एक है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी है, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी भी। मोनो एटॉमिक में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। मोनो एटॉमिक का मतलब वो अकेला है, उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक। ओके बच्चों, एक और छोटी सी प्रैक्टिस इसकी करवा देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों के जहन में कोई इस तरह, फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर मुझे CH के बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 10 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन के बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू मुझे दी हुई है 20 किलो जूल पर मोल। CO के दरमियान जो बॉन्ड है इसकी मुझे एनर्जी दी हुई है 40 किलो जूल पर मोल, और OH के दरमियान जो बॉन्ड है मुझे इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 25 किलो जूल पर मोल। अब बच्चों कहा इस रिएक्शन के लिए गैस, ये गैस की निकलेगी। अगर लिक्विड की निकालनी हो तो क्या करेंगे, सोचो। फिर आपको क्या करना होगा, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब
ये आपको किस चीज़, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है प्रोसेस क्या कहलाता है? लिक्विफिकेशन। किसका अपोजिट है? बॉइलिंग का अपोजिट। तो आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी दी होगी। अगर कोई ऐसा इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं बनाते एमसीक्यूज़ के अंदर, वो लिक्विड, अगर इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो फिर इसके अंदर एक और एनर्जी ऐड करना पड़ेगी। कौन सी? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन आपको गैस में रहते हुए कंबस्टन हुई, कंबस्टन हुई, अब आपको इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करनी होगी बच्चों। बॉन्ड एनर्जी कैसे? इसके लिए मुझे मालूम करना है हीट ऑफ कंबस्टन, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट आपके पास CH के कितने बॉन्ड हैं? CH4 में कितने बॉन्ड हो गए? 4। 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किस? 10 से प्लस। अच्छा, पहले बैलेंस भी कर लेते हैं इसको बच्चों। और 4 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा फिर इसको। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 20। कितने बॉन्ड है बेटा? 2। किसकी कैलकुलेशन हो गई? रिएक्टेंट की। माइनस प्रोडक्ट पे जाओ। COO बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड है? 2। तो चूंकि 2 बॉन्ड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसको? 40 प्लस 2 ये। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, इसके अंदर कितने बॉन्ड है? 2। तो दोबारा मल्टीप्लाई किया 2 से, वैल्यू कितनी है? 25। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट कर लो। 4 टाइम्स 40, 40, 80, 2 2 4, 25, 100, 100, 40 और 40 हो गए 80, 80 माइनस 80 प्लस का 100, यही हो जाएगा? नहीं, माइनस का साइन आएगा, सही ना? -180, चलो माइनस का 100। ये गलत हो जाता है, असल में कंबस्टन रिएक्शन था, इसको नेगेटिव में निकालना था। तो ये हमारे पास क्या निकल आई? डेल्टा H। हो सकता है बेटा क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू पता हो, रिएक्टेंट की पता हो, मुझे प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट की मुझे निकालनी हो वैल्यू, बॉन्ड एनर्जी निकालनी, डेल्टा H की वैल्यू देखकर रिवर्स काम हो सकता है। हाँ, रिवर्स काम भी हो सकता है। हो सकता है मुझे इसकी बॉन्ड एनर्जी ना पता होती, वाटर की H2 होगी, बोलता है बताओ वाटर की बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो वाटर की कैलकुलेशन में बाकी ये चीज़ पता होती, फिर मुझे बाकी सारी चीज़ें पता होती, इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हम बॉन्ड एनर्जी की मदद से हम किसी भी तरह की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके। अब बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एंथैल्पी का, उसको यहाँ यूज़ करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब बच्चों हैसेस लॉ पढ़ा हुआ लॉ है, लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, और अब हैसेस लॉ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बन चुका है। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिलीज होने वाली या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? उसे हम नाम से बुलाते हैं डेल्टा H। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि तुम किसी केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट करो या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट करो, डेल्टा H की वैल्यू सेम रहेगी। चाहे आप रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं इन वन स्टेप और चाहे आप इसे सेवरल स्टेप में कंप्लीट करवाएं, डेल्टा H की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए सेम रहेगी। डेल्टा H की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती। ये बातें हम बहुत कर चुके हैं इस चैप्टर में, इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि अब तो सुनकर आप पकड़े होंगे कि डेल्टा H की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में मुकम्मल हो या 4 स्टेप में मुकम्मल हो।
एक स्टेप में कंप्लीट हो, एक पाथ से कंप्लीट हो, तुम पाथ चेंज भी कर दो, डेल्टा एच की वैल्यू पर चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एच की वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करती। तो ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। हैसेस लॉ को बच्चों अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में एक जुमले में बयान करना चाहूं तो पूरा हैसेस लॉ क्या कह रहा है, हैसेस लॉ ये कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी चेंज स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन यही होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते बल्कि किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट। ये कोई नई बात पता चली आपको इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर से पता है एंथैल्पी चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो किस पे। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो बेटा मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, कि किसी क्लोज्ड साइक्लिक पाथ का एंथैल्पी चेंज क्या निकलेगा, 0। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हैसेस लॉ, इसे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हैसेस लॉ भी कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर कोई एक, पहले फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन, इसमें आप ए से लेकर पहले बी पर गए, बी से कहाँ गए, सी पर, सी से डी पर, आपके दो पाथ हो गए। दिस इज पाथ नंबर 1 या दिस इज पाथ नंबर 1 एंड दिस इज पाथ नंबर 2। पहले ए से बी से सी से डी, और एक में क्या हो रहा है, डायरेक्ट आप ए से डी पर जा रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा H1, इसके लिए क्या बोल दिया, डेल्टा H2, इसके लिए क्या बोल दिया, डेल्टा H3, और इसके लिए क्या बोल दिया, डेल्टा H। आप जा ए से रहे हैं, इनिशियल स्टेट क्या है बेटा आपके पास, ए, फाइनल स्टेट क्या है, डी। इनिशियल स्टेट आपके पास इस रास्ते में ए है और फाइनल स्टेट क्या है, डी। और इस पाथ में भी अगर आप देखेंगे तो इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट क्या है, डी। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो दोनों पे सेम है, तो इसका मतलब दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, इनिशियल और फाइनल स्टेट का फ़र्क नहीं है, फ़र्क किस चीज़ का है, पाथ का। क्या डेल्टा इसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है, नहीं। तो जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी वही वैल्यू यहाँ से निकलेगी, सिंपली बात। हैसेस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तीनों केसेस के अंदर डेल्टा H की वैल्यू क्या निकलेगी, सेम निकलेगी, चाहे आप उसको एक स्टेप में कंप्लीट करें या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो गया हैसेस लॉ। ओके, अच्छा अब सवाल, मुझे ए से डी पे जाना है, ए से सी पे जाना है, तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2? ठीक है, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, सी पर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज हो रही हैं, और डेल्टा H की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल। इसके लिए ज़रूरी क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट का सेम होना ज़रूरी है, तभी डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है बच्चों, ऐसा आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इनिशियल स्टेट सेम है लेकिन फाइनल स्टेट चेंज होगी। ठीक है बच्चों, अब बुक वाली एग्जाम्पल ही एक दफ़ा बता देते हैं। बुक में रिएक्शन करवाया हुआ ज़रा, CO2 प्लस NaOH, क्या बना हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसके डेल्टा H एक्सपेरिमेंट से बेटा इसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम। डेल्टा H की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीमीटर से करते हैं। एक ग्लास कैलोरीमीटर होता है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा H निकाल सकते हैं। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट से हमने इसकी वैल्यू मालूम की -90 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब यहाँ रिएक्शन मैंने एक स्टेप में करवा दिया। क्या लिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 मोल मिला दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अलग अलग। अब मैं कार्बन इसके अंदर कास्टिक सोडा का 1 मोल मिला रहा हूँ। डायरेक्ट पहले 2 मोल मिला दिए थे, रिजल्टेंट मिल गया। अब मैंने जब 1 मोल मिलाया तो मेरे पास प्रोडक्ट बना सोडियम बाइकार्बोनेट। डेल्टा एच की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली तो -49 किलो जूल पर मोल निकली। एक्सपेरिमेंटल आंसर है। यहाँ डायरेक्ट 2 मोल मिला दिए थे, अब पहले 1 मोल मिलाया, अब दूसरा मोल मिला रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वहाँ डायरेक्ट चला गया हूँ, यहाँ 2 स्टेप में गया हूँ। यहाँ डायरेक्ट 1 स्टेप में कर लिया, यहाँ 2 स्टेप में जा रहा हूँ, यहाँ 2 स्टेप में जा रहा हूँ। इसके लिए बेटा डेल्टा H2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो कितनी आ गई, -40। डेल्टा H1 डेल्टा H2 अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 कितना है आपके पास, -49। डेल्टा H2 कितना है, -41। आंसर निकाल लो, -90। दोनों सूरतों में डायरेक्ट जाओगे तो भी -90, इन दोनों का सम लोगे तो भी -90। ये आपका हैसेस लॉ है। आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में मुकम्मल करो, यहाँ 1 स्टेप में किया, यहाँ 2 स्टेप में किया, यहाँ 10 स्टेप में करो। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, इनिशियल स्टेट क्या होगी, रिएक्टेंट, फाइनल स्टेट क्या होगी, प्रोडक्ट। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके बच्चों, इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, ये हैसेस लॉ, इसको हम अप्लाई करते हैं बेटा बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम बहुत सारी, हर जगह इंथैल्पी ऑफ आप मालूम नहीं कर सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बाज रिएक्शन की नहीं निकलती, वो उनकी कंबस्टन होती ही नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। अगर मैं बोलूँ बेटा CH4 के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जरा इस्तेमाल क्या करते हैं इसको। अगर मैं बोलूँ बेटा इसके डेल्टा HF की इक्वेशन लिखें, क्या लिखोगे, किससे बनाओगे इसको, इसके एलिमेंट से बनाओगे। कार्बन कौन सी हालत में होगा, स्टैंडर्ड सॉलिड हालत में। कौन सा कार्बन है, ग्रेफाइट है। हाइड्रोजन कौन सी हालत में होगी, गैस की हालत में, CH4। डेल्टा HF अगर आपसे कहा जाता है इसका डेल्टा HF कैलकुलेट करें तो आप कैसे करेंगे। अच्छा, आप बजाय थ्योरी के अंदर ही इक्वेशन लिखना बहुत आसान काम है, लेकिन क्या मीथेन इस रिएक्शन से प्रैक्टिकली बनती भी है, नहीं बनती। आपने तो ऐसा कोई तरीका पढ़ा ही नहीं है मीथेन की प्रिपरेशन का। आप लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसिटेट, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मीथेन बनाने का तरीका, मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन, कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपने तो डायरेक्ट आपको इतने लंबे चौड़े तरीके पढ़ने, आप तो कार्बन को मिलाओ हाइड्रोजन से। देखो ये रिएक्शन, वरना तो देखो अगर ऐसे रिएक्शन होने लग जाए तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, एटम प्लस बॉम्ब और ये बन गया एटम बॉम्ब। तो मुन्ना ऐसा नहीं होता, केमिकली रिएक्शन लिख दो और ये रिएक्शन प्रैक्टिकली भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, सारे रिएक्शन ही करवा दें। तो ये रिएक्शन प्रैक्टिकली नहीं होता। अब इसके डेल्टा HF की वैल्यू कैसे मालूम करें, इसके डेल्टा HF की मालूम करना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे निकालोगे, वो डेल्टा आप किसी और तरीके से मीथेन बनाओगे, वो डेल्टा HF नहीं होगा, कोई और मेथड होगा। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए इनडायरेक्ट, यानी इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कार्बन प्लस। क्या ये रिएक्शन प्रैक्टिकली होता है, हाँ जी ये रिएक्शन प्रैक्टिकली होता है। इसके डेल्टा H की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, हीट ऑफ कंबस्शन है, ठीक है, तकरीबन -400 के आसपास होता है। H2 यस, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हो, हीट ऑफ कंबस्टन भी कह सकते हो। इसकी वैल्यू मुझे पता है तकरीबन आसपास -286 के आसपास होते हैं, इसके 392 के आसपास। मैं ऐसी वैल्यू लिख रहा हूँ। फिर मैं मीथेन के कंबस्टन, ये प्रैक्टिकली हम करवा सकते हैं, हम करवाते हैं घरों में, हमारे रिएक्शन होता है मीथेन की कंबस्टन करवाते हैं।
ये रिएक्शन प्रैक्टिकली हो रहा है, ये रिएक्शन भी प्रैक्टिकली हो रहा है, CO2 प्लस H2O, इसके लिए डेल्टा Hf की वैल्यू, हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू जो भी गिवन। कंबस्शन, ये सारी कंबस्शन के रिएक्शन लिखे हुए हैं, देखो हीट ऑफ कंबस्शन, ये पता है, ये पता है, ये कर, फिर हम करते क्या है, हम इन 3 इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट करो या 10 स्टेप में कंप्लीट करो, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी। फिर आपके इसके पूरे न्यूमेरिकल्स किए हैं आप लोगों ने, आप यही करते हैं यार, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें से प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, फिर आपके डेल्टा एच की वैल्यू निकल आती है ना आखिर में। तो वो कैसे, वो किसकी मदद से निकाली, हैसेस लॉ की मदद से। हैसेस लॉ की मदद, हैसेस लॉ क्या कहता है, हैसेस लॉ कहता है कि तुम डेल्टा एच एफ तुम्हें निकालना है, न्यूट्रलाइजेशन निकालेंगे नहीं, उसको तो पता ही है हमें, ठीक है। आपको कुछ भी निकालना है, हाइड्रेशन निकालना है, सॉल्वेशन निकालना है, किसी किस्म की भी, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, जो निकालना है निकाल सकते हो। किसकी मदद से, हैसेस लॉ। लेकिन अप्लाई कब करोगे, जब वो वैल्यू डायरेक्ट निकालने पर वो वैल्यू डायरेक्ट निकालने में आपको प्रॉब्लम, डायरेक्ट निकालना, किसी कंपाउंड की डायरेक्ट वैल्यू मालूम करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम उसे इनडायरेक्ट वे में कैसे मालूम करते हैं, हैसेस लॉ को यूज़ करके। तो बच्चों मैं इसके न्यूमेरिकल्स तो आपको करवाऊंगा नहीं, ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, इस तरह की 4 इक्वेशन दी होंगी, इसकी आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है, 2, 4, 25, 30 ईयर्स से निकाल कर 3, 4 न्यूमेरिकल, जो 3 इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल हैं। और एमसीक्यूज अगर इनका बनता भी है तो ऐसे ही बनता है कि बस प्लस करना होता है या माइनस करना होता है या मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना होता है, लंबे चौड़े स्टेप्स एमसीक्यूज के अंदर इसके नहीं होते, इसलिए ये वाले न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। हैसेस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कल आपको बताया था, हीट ऑफ सब्लिमेशन आपको पता है तो, और हीट ऑफ फ्यूजन बताया, तो आप क्या मालूम कर सकते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन मालूम कर सकते हैं। या किसी की मैं फ्यूजन की हीट दे दूं और वेपोराइजेशन की हीट दे दूं, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन निकाल सकते हैं। तो बेटा अब हैसेस लॉ की एक छोटी सी एप्लीकेशन और उसके बाद लेक्चर खत्म। बॉर्न हैबर साइकिल, कैम्ब्रिज में आपको इसके ऊपर काफ़ी एमसीक्यूज मिलेंगे, तो मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल का अब देखो बात मसला क्या है, तुम लोगों ने एक टर्म मैंने तुम लोगों को पढ़ाई थी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, कौन से आयन होंगे, गैसियस आयंस। कौन से आयन होंगे बच्चों, गैसियस आयंस। Cl माइनस मिलकर क्या बनाती, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए, 1 मोल लैटिस बनाने के लिए, किससे, गैसियस आयंस। 1 मोल लैटिस बनाने के लिए बच्चों जो एनर्जी आपको चाहिए होती है, उस एनर्जी को आप लोग क्या कहते हैं, उसको लैटिस एनर्जी। और डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। लैटिस बन रहा है, लैटिस बन किससे रहा है, बन कितना रहा है, जो चीज़ डिफाइन है, 1 मोल लैटिस बना रहे हो, किससे बना रहे हो, उसके गैसियस आयन से। बेटा हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि हम लैटिस एनर्जी निकाल सकें। लैटिस एनर्जी याद है, मैंने फैक्टर्स पढ़ाए थे आपको कि चार्ज पे डिपेंड करती है, और इसके अलावा किसके रेफरेंस से देखोगे, साइज के रेफरेंस से देखोगे। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लैटिस एनर्जी की लैटिस एनर्जी की वैल्यूज़ की मदद से बच्चों हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो तो सारी बात है कि हम, लेकिन लैटिस एनर्जी को प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लैटिस एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे कैसे, ठीक है। लैटिस एनर्जी बता दी और आपको बता दिया, प्रॉब्लम बताया कि लैटिस एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों, आइए इसे देखते हैं। Na सॉलिड,
हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो इसके लिए, डेल्टा एच एफ की इक्वेशन लिखो बेटा। सॉलिड 1 मोल सब्सटेंस बना रहा हूँ, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्लोरीन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, गैस, बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन। अब आप देखिए हम लेटेस्ट एनर्जी निकालते कैसे। अब इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जो बात है। सबसे पहला काम तो बेटा मुझे ये करना होगा, इसको मैं आइंस में लेकर आऊँगा। सबसे पहले तो बेटा मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, गैस पे। गैस में कन्वर्ट करना है। इसे क्या कहते हैं बेटा, इस सॉलिड को इस गैस में कन्वर्ट करना है। 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। ये कौन सी हीट है, दिस इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेस्ट एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली, अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वर्ड भी लिखा हो तो परेशान नहीं होना है। एक प्रोसेस के एक से ज़्यादा हीट के नाम हो सकते हैं, इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ बल्कि, अगर क्योंकि अगर ये नाम आ जाए तो बच्चे परेशान ना हो जाएंगे, सर ये नाम लिखा हुआ है और ये वाला नाम लिखा हुआ है, या तो सब्लिमेशन लिखा होगा या एटोमाइजेशन। ये वैल्यू गैसेस। अब मुझे क्या बनाना, आयन। आयन कैसे बनेगा, इससे क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। आयन कौन सी फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म। इस एनर्जी को क्या नाम देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आईपी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जल्दी से बताता हूँ, इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। हीट दे लो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वैल्यू कैसी होगी, क्या बन गया, गैसियस आयन बन गया। मैं क्या चाहता हूँ, गैसियस आयन से NaCl बनाना। एक गैसियस आयन मैंने बना दिया है। बच्चों अब दूसरे की बात करो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करूँगा। मॉलिक्यूल है वो, इसको किस में कन्वर्ट किया, गैसियस एटम। क्या कहलाएगा, 1 मोल गैसियस एटम बना रहा हूँ, क्या कहलाएगा, एंथैल्पी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बोलो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकता हूँ इसको। और अभी तुम्हें मैंने बताया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड तोड़ रहा हूँ ना यार, सिंपल सी बात है, बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। इट इज़ ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। क्या बॉन्ड एनर्जी की पूरी वैल्यू यूज होगी यहाँ पर, नहीं, डिवाइडेड बाय 2। इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिखा हो सकता है, डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी लिखा हो सकता है, और ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के नाम से भी मिल सकता है। आपको बता रहा हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, अब क्या करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव आयन बनाना है। तो क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाऊँगा। बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो दोगे तो इलेक्ट्रॉन देने पर जो एनर्जी का चेंज आता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये देख बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कौन सी एंथैल्पी होगी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, 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 नेगेटिव। अच्छा, अब गैसीय साइंस मौजूद है। गैसीय साइंस से के रिएक्शन से मैं क्या बना रहा हूँ, NaCl का लैटिस बना रहा हूँ। इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी अब क्या बन रहा है, लैटिस बन रहा है। ये कौन सी एंथैल्पी है बेटा, लैटिस एंथैल्पी। डेल्टा H लैटिस। चलो मुझे अब इससे सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा इम्तिहान ले रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको Na प्लस एक्वस में चेंज कर रहा होता, ये एंथैल्पी कौन सी कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सही बेटा, एंथैल्पीज के नाम इसीलिए बताए थे कि ताकि तुम लोगों को सब प्रोसेस का पता हो। तो मैंने क्या किया, सॉलिड से डायरेक्ट NaCl नहीं बन रहा, पहले उसको किस फॉर्म में लेकर आया हूँ, गैसेस। ये आपने वैसे ही पढ़ा हुआ है कि IP का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब एटम कौन सी हालत में होता है, गैसेस एटम, गैसेस एटम से आपने। अब ये लैटिस है, इसकी वैल्यू मैं प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकता। यानी कोई मेरे पास, मैं सोडियम आयन लूँ और क्लोराइड आयन लूँ और आपस में रिएक्शन कर रहा हूँ, एंथैल्पी चेंज मालूम कर लूँ, एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल नहीं। अब मैं निकालूंगा कैसे, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ।
डेल्टा एच एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा? सब्लिमेशन, या इसको क्या कह दूं मैं, एटोमाइजेशन, प्लस में होगी डेल्टा एच आई पी प्लस बॉन्ड एनर्जी, या इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह दूं मैं, डिवाइडेड बाय 2। सर 2 से क्यों डिवाइड किया? डिवाइड आपको पता है क्योंकि ये हाफ मोल था, हम 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं, हाफ जो नंबर होगा उस नंबर के साथ डिवाइड कर दो, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, माइनस क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आएगा, लैटिस, हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे पता है, सब्लिमेशन मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो मैं लेटेस्ट एनर्जी निकाल नहीं सकता हूँ। हो सकता है आपको साइन ना दिए हो, तो साइन का आइडिया आपको क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकता। तो हैसेस लॉ क्या कहता है, कोई चीज़ अगर तुम एक्सपेरिमेंट से निकाल ले हो तो बेटा परेशान, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। आज टमाटर 120 रुपये किलो का, लेकिन घबराना नहीं है तुम लोगों ने। लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यूज पता होंगी आपको। सब्लिमेशन, फिर मैंने आपको बताया सब्लिमेशन का नाम दे सकते हो, और क्या नाम दे सकते हो, एटोमाइजेशन। क्या इसको मैं बॉन्ड एनर्जी की एंथैल्पी का नाम दे सकता हूँ? क्या कोई बॉन्ड तोड़ा तुमने? कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा, तुमने सिर्फ स्टेट चेंज की, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकता हूँ, और मैं एटोमाइजेशन भी, क्योंकि मैं 1 मोल गैसियस एटम बना रहा हूँ। तो गैसियस एटम अलग है, गैसियस आयन अलग है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, हैसेस लॉ की एप्लीकेशन। एक एग्जाम्पल और उसके बाद कोई और एंथैल्पी पढ़ा दूँ क्या? नहीं परेशान मत हो, आपको एंथैल्पी नहीं पढ़ाऊँगा। अच्छा बहुत नर्वस आएगा, चलो MgO। अब ज़रा तुम लोग पता, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो, किससे बनेगा MgO, कौन सी फॉर्म में, सॉलिड, और क्या O2, किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ये क्या है, एक आयोनिक सॉलिड है, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस के अंदर बेटा जो हीट रिलीज होगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको तोड़ के करते हैं, क्योंकि मुझे लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है, तो मुझे लेटेस्ट बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए, गैसियस आयंस चाहिए। लेटेस्ट एनर्जी क्या है, जब 1 मोल लेटेस्ट बनता है, आयोनिक लेटेस्ट बनता है, किससे, उसके गैसियस आयंस, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है गैसियस आयन। अब बेटा सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने इसको किस फॉर्म में लेकर आया हूँ। अब ये जो हीट दी, बारी बारी भी हो सकता है। अब आपको मालूम है मैग्नीशियम से अगर वो लिक्विड में ले जाएं, लिक्विड से गैस में ले जाएं, तो पहले लिक्विड में लेके जाता तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट क्योंकि हीट ऑफ सब्लिमेशन दी होती है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हीट ऑफ सब्लिमेशन, या एटमाइजेशन का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। बार बार बता रहा हूँ, एटमाइजेशन लिखा हो तो कोई परेशान नहीं होना। सर पिछली दफ़ा सब्लिमेशन लिख लिया था, इस दफ़ा एटमाइजेशन लिख लेते हैं, चलो भाई ये लिख लो बस, सही है। इसकी वैल्यू बता दो बस, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, पता है आपको, पॉजिटिव। अब क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अभी एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये वाली दिस इज IE या IP लिखा होगा, ये फर्स्ट IP, दिस इज सेकेंड IP, फर्स्ट IP, सेकेंड IP। आयन बन गए, कौन सी हालत में बन गए, गैस के फॉर्म में। यहाँ क्या करना है बेटा, बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ बॉन्ड तोड़ना है, हाफ मोल का बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन बनाना है, गैसियस एटम बनाना है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एंथैल्पी, क्या कह सकता हूँ इसको, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी कह दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव। अब बेटा इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बन जाएगा, O-।
ये जो बेटा डेल्टा एच की वैल्यू है, ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या कहलाएगी? हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इंथैल्पी, और इसकी वैल्यू बेटा कैसी होगी? नेगेटिव। अब बेटा एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दो, ये क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होगी? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। याद करो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। आमतौर पर वो नेगेटिव होती है, किन ग्रुप के लिए पॉजिटिव होती है वो भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो पॉजिटिव। जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग ही करनी हो सकता है वो डायरेक्ट आपको आईपी की वैल्यू दे दे क्वेश्चन। देखो आपको ये वैल्यूज़ देगा, ये वैल्यूज़ देगा, ये वैल्यूज़ देगा, और आपसे क्या चीज़ पता करवाएगा? लेटेस्ट एनर्जी पता कराएगा, और कैम्ब्रिज में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद। अब क्या हो रहा है? इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों क्या बना रहे हैं? अब देखो क्या बन रहा है, गैसियस आयन से लैटिस, 1 मोल लैटिस बन रहा है। बच्चों ये वाली कौन सी एनर्जी? लैटिस एंथैल्पी। इसकी वैल्यू कैसी होगी बेटा? इसकी वैल्यू कैसी होगी? लैटिस एंथैल्पी। अब अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, हैसेस लॉ क्या कहता है? डेल्टा एच एफ किसके बराबर होगा? चलो देखते हो। डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच फर्स्ट आईपी प्लस डेल्टा एच सेकेंड आईपी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 2 माइनस पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस एंथैल्पी ऑफ लैटिस। ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना बता रहा हूँ, ये आपको माइंड में हो जाने चाहिए। पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। डाटा में देख लेना, हो सकता है इन दोनों के बजाय एक ही वैल्यू दी हो सकता है इन दोनों के बजाय एक ही वैल्यू दी। अब तो ये छोटा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 वैल्यूज छठी है, और ज़रूरी नहीं कि वो लेटेस्ट, आमतौर पर लेटेस्ट एंथैल्पी पूछते हैं, हो सकता है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ ले। बाकी सारी फॉर्मूले में कोई एक चीज़ गायब करके बाकी चीज़ें गिवन करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेटा हैसेस लॉ की एप्लीकेशन, और इसे कहते हैं बॉन हैवर साइकिल। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आप लोग क्वेश्चन मुझे कर ज़रा सॉल्व करके दिखा दें। तो मैं जल्दी से मिटा देता हूँ, क्यों आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला CH के दरमियान बॉन्ड एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल, और ऑक्सीजन के दरमियान की एनर्जी मैंने आपको दे दी है 20 किलो जूल पर मोल, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड की एनर्जी मैंने आपको दे दी है 30 किलो जूल पर मोल, और OH के दरमियान बॉन्ड की एनर्जी मैंने आपको दे दी है 25 किलो जूल पर मोल। और ये देने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ C2H6 ईथेन की कंबस्शन करवा रहा हूँ मैं, और मैं इसको गैस में ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी के लिए याद रखिएगा, रिएक्टेंट भी गैस में होगा, प्रोडक्ट भी गैस में होगा। रिएक्टेंट कोई मॉलिक्यूल होगा, प्रोडक्ट कोई एटम होगा। 2 कार्बन हाइड्रोजन 6, तो ये हो गया 7/। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन के लिए आपने हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, कल तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल हम या तो एंट्रोपी या गिब्स फ्री एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे। चैप्टर 5 अभी तक रवा दवा हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टाटा।